नमस्कार प्यारे साथियों, कल्याण एकेडमी की एक और कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी की जो कक्षाएं चल रही हैं उनमें आपने लगातार जो है अधिगम के बारे में जाना है। पिछली क्लास में आपने अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के वक्र और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को जान लिया था। अब आज हम जानने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, इस पर अपनी चर्चा आज रहने वाली है। तो देखिए, ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में पीछे वो सारी क्लासें मिल जाएंगी। अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो पहले आपको हल्का सा ये जानना है, हर क्लास में हम जान रहे हैं कि अधिगम होता क्या है। तो आप जान गए ना, अधिगम से क्या होता है, लक्ष्य की ओर जाते हैं। अधिगम से क्या करते हैं, अधिगम का अर्थ क्या है बच्चा, लक्ष्य की ओर जाना। और लक्ष्य की ओर जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, तीन चीज़ें सहायक होती हैं। पहली चीज़ तो अभ्यास करना होता है, दूसरी चीज़ सबसे पहले मान लीजिए प्रशिक्षण होता है, हमने बाद में लिख दिया, प्रशिक्षण लेना होता है और अनुभव होता है। इन तीनों चीज़ों से ही हमारे जो व्यवहार है उसमें स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हो गई। तो आप अधिगम जानते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत पर बात करेंगे। दो प्रकार के सिद्धांत अधिगम में दिए गए हैं। पहला सिद्धांत जो अधिगम में दिया है वो होता है व्यवहारवादी सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत दिया गया है वो है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो पहले देखते हैं कि व्यवहारवाद में क्या है। तो व्यवहारवाद आपने देखिए, जो सबसे पहले आपने जब मनोविज्ञान पढ़ा है तो आपने क्या जाना था कि जो मनोविज्ञान है वो 16वीं सदी में यूरोप में चालू हुआ था। तो मनोविज्ञान में पहले कहा गया कि यह आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो वगैरह ने कहा, रूसों ने कहा। फिर कहा गया कि नहीं, ये तो मन का अध्ययन है। फिर कहा गया नहीं, ये तो चेतना का अध्ययन है। और फिर फाइनली कहा गया कि नहीं, ये व्यवहार का अध्ययन है। और यहीं से बच्चा जन्मा जब कहा गया क्या, व्यवहार का अध्ययन है। और इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वॉटसन। यानी हमारे यहाँ पर जो व्यवहारवाद है इसके जनक कौन हुए, तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं उनका नाम हमारे यहाँ हुआ वॉटसन। अब जो ये वॉटसन है ये तो हो गए जनक, लेकिन कुछ और लोग भी तो इनके साथ में थे। अब देखिए, इनके साथ में जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पावलाव। एक व्यक्ति कौन है, पावलाव हैं। इनके साथ में बेटा हल भी हैं, इनके साथ में गुथरी भी हैं। तो इन लोगों ने भी समय समय पर अपने अपने विचार दिए हैं और इन विचारों को भी हमें जानना है कि अधिगम के बारे में इन लोगों के क्या सिद्धांत हैं। और ये कैसे सिद्धांत दे रहे हैं, सब के सब व्यवहारवादी सिद्धांत दे रहे हैं। अभी हम जानेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। बस आपको यहाँ से एक चीज़ और याद रखनी है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जो ये व्यवहारवादी है, ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग इनसे पहले ही 1905 में ही इस शब्द का प्रयोग एक किताब में हो गया था जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इस किताब में पहले ही आ गया था और ये किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था मैकडूगल। तो मैकडूगल महोदय ने पहले ही व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जनक वॉटसन जरूर हैं, लेकिन पहले प्रयोग किसने किया है, मैकडूगल ने किया है। अब आप जानिए कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या हैं, फिर हम जानेंगे संज्ञानवादी क्या। तो देखिए, यहाँ पर यही बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद हो गई, व्यवहारवाद के जनक। इनके बाद देखिए, वॉटसन के बाद कौन कौन है, पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाई
हल गुथरी के नाम नहीं लिखे हैं वो भी आप जोड़ लीजिए, ये लोग भी हैं। हाँ ये देखो हल लिखा है, गुथरी और है। इसके बाद जो संज्ञानवादी हैं इनका अर्थ क्या है? देखो व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानना है या उसमें अधिगम कराना है तो आप व्यवहार के जरिए अधिगम कैसे करा सकते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं नहीं, व्यवहार नहीं, आप ज्ञान के जरिए सही प्रकार से अधिगम कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं, क्या है। अब यहाँ पर जो एक संप्रदाय हमने आपको बताया है गेस्टाल्टवादी, जो संपूर्णता के बारे में बताता है, तो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय इसको दिया है मैक्स वर्दीमर ने। तो संज्ञानवादी सिद्धांत की शुरुआत किसने करी? मैक्स वर्दीमर ने करी। और ऐसी संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं वो क्या कहलाए? संज्ञानवादी संप्रदाय कहलाए। अब इसमें अन्य व्यक्ति कौन आएंगे? एक कोहलर आएंगे, एक कर्ट आएंगे, कर्ट कोफका आएंगे, कर्ट लेविन आएंगे, ठीक है ना, ये सारे व्यक्ति आएंगे। तो आपने दोनों में जान लिया कि व्यवहारवाद में कौन कौन आएगा। तो आपने जान लिया इसमें वॉटसन के विचार पढ़ने हैं, इसमें स्किनर के विचार पढ़ने हैं, इसमें पावलाव के विचार पढ़ने हैं, ठीक है ना। और इसमें आप आगे देखेंगे थोंडाई वगैरह के विचार भी आप पढ़ेंगे, थोंडाई के आप विचार पढ़ेंगे, ठीक है। और आप हल के विचार पढ़ेंगे, आप गुथरी के विचार पढ़ेंगे। यहाँ आप संज्ञानवाद में वर्दीमर के पढ़ेंगे, वर्दीमर के बाद आप कोफका के पढ़ेंगे, है ना, कर्ट कोफका इनका पूरा नाम है। और एक का नाम क्या है? कर्ट लेविन। इनके आप जो है सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत पढ़ने हैं। तो पहले हम जानते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होते हैं और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या होते हैं। दोनों ही मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिए हैं, व्यवहारवादी भी और संज्ञानवादी भी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में जो चीज़ें जरूरी हैं उनमें से है पुनर्बलन। आप समझिए पुनर्बलन, आप जानेंगे आगे क्या होता है कि जब आप किसी लक्ष्य को किसी एक क्रिया विशेष के द्वारा पा लेते हैं तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा आती है कि इस क्रिया के जरिए इसको फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फिर से इच्छा जागृत हुई है, फिर से बल मिला है, ये क्या है? पुनर्बलन है, ठीक है ना। अनुक्रिया जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम करते हैं, उद्दीपक जो हमारा लक्ष्य होता है, अभिप्रेरणा वो अंदर से जो इच्छा होती है लक्ष्य प्राप्त करने की, इन पर जोर दिया गया। तो व्यवहारवादी व्यक्ति कहते हैं कि अधिगम के लिए क्या क्या जरूरी है? पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा। यानी कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने की इच्छा होनी चाहिए, उसके प्रति रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर लक्ष्य तक आप धीमे पहुंचोगे विकास के क्रम में, फिर जब लक्ष्य को पा लोगे तो फिर से पाने के लिए क्या काम में आएगा? पुनर्बलन। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि ये कोई हाथ पे रखा हुआ कोई एक चीज़ नहीं है जो उठा के ऐसे दे दिया ये रहा अधिगम। ये एक मशीनीकृत प्रक्रिया है, एक चलेगा उससे दूसरा चलेगा, यही तो होता है ना, एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, ऐसे घूमते जाते हैं तभी तो मशीन चलती है। तो ये मशीनीकृत काम है और ऐसा करके आप किसी को भी ट्रेंड कर सकते हैं, कुत्ते को भी ट्रेंड कर सकते हैं। और देखना थोंडाई की बिल्ली और पावलाव का कुत्ता, यही चलेगा इसमें, ये इन्हीं को ट्रेंड करते रहेंगे। अधिगम इसमें देखिए कैसे होगा? यंत्रवत। ये कहते हैं अधिगम कैसे होता है? यंत्रवत होता है, एक एक चरण में होता है, ऐसा अचानक से नहीं होता। और मानव और पशु दोनों में अधिगम कर सकते हैं। क्या हो सकता है? दोनों अधिगम कर सकते हैं अगर कोई सक्षम मनोवैज्ञानिक उनके साथ है तो। अगर वो प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के दौर से गुजर रहे हैं, अगर उनके अंदर क्या है? उद्दीपक है, तो पशु भी कर लेगा अगर उद्दीपक है, ठीक है ना। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन है। कुत्ता नहीं करता है, पहले आया और इधर उधर पूंछ हिलाया कि रोटी दे दो, रोटी, बिस्किट दे दो, बिस्किट पेडिग्री दे दो, कोई नहीं दिया। फिर उसका दाव लगा और वो ब्रेड चुरा के भाग गया। अब दूसरी बार तुमसे मांगने आएगा, वो जान चुका है, पुनर्बलन आ गया उसके अंदर कि कैसे क्रिया करनी है, कैसे काम होगा, ठीक है ना। तो मानव व पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है, अचानक होने वाली व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है भाई, अचानक से पॉसिबल नहीं है। अधिगम अनुबंध बनने का परिणाम है। ये क्या चीज़ है समझना कि सबसे पहले एक चीज़ होती है, इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं लक्ष्य। ये क्या है? लक्ष्य। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं उद्दीपक।
ठीक है, जो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बार बार उकसाता है। ये क्या है? उद्दीपक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस। इस तक जाने के लिए आप क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करके आप कहाँ तक पहुँचते हैं? स्टिमुलस तक पहुँचते हैं। इसका मतलब इस आर में और इस एस में एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? एक बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं कि एक अनुबंध बन जाता है इनके बीच में। तो यही तो लिखा है, अधिगम अनुबंध बनने का परिणाम है। अब देखना, रिस्पॉन्स मतलब आपकी पढ़ाई, ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब आपकी पढ़ाई, और स्टिमुलस मतलब टेट का पेपर। अब आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आपका टेट एग्ज़ाम के साथ उतना, या सीटेट एग्ज़ाम के साथ, है ना, या सुपर टेट एग्ज़ाम के साथ, या अन्य परीक्षाएं जो भी हैं, या नेट के साथ, है ना, ऐसे आपका उतना ही गहरा क्या बॉन्ड बन जाएगा, उतना ही गहरा अनुबंध बन जाएगा। ये अनुबंध जितना गहरा होगा, आपका लक्ष्य उतना ही स्थायी होगा, उतने ही कायदे से। अगर किताब पढ़ने में जो रिस्पॉन्स किया है वो पूरे तबीयत से किया है, याद किया हुआ परीक्षा हॉल में साथ जाएगा। पूरे मन से नहीं किया है, बस करना था इसलिए कर लिया है, हो सकता है कुछ भी साथ न जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत साथ चला जाए, स्थायी नहीं होगा। तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है स्टिमुलस के प्रति, आर कैसा है एस के प्रति, ये बताता है कि बॉन्ड कैसा होगा, और बॉन्ड जितना मजबूत होगा अधिगम उतना ही अच्छा होगा। प्रतिक्रिया, यही रिस्पॉन्स, सहज क्रिया, अनुक्रिया। वैसे यहाँ पर अनुक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए एक ही वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो हर परेशानी की बात नहीं है, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया एक ही चीज़ है। एक होती है सहज क्रिया। तो पहले आप ये चीज़ें जान लीजिए कि ये चीज़ें क्या हैं, प्रतिक्रिया क्या है, अनुक्रिया क्या है, और सहज क्रिया क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सहज क्रिया क्या है। सहज क्रिया जैसा नाम है वही काम है कि जो क्रियाएं नॉर्मल आपके जीवन में होती हैं, जैसे अगर आप प्याज काट रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्याज काट रहे हैं तो आपकी आँखों में आंसू आएंगे, ये एक सहज क्रिया है। बच्चा अगर भूखा है तो वो रो रहा है, दूध पिलाओ, सहज क्रिया है। छोटा बच्चा, बड़ा तो बता देगा ना भूखे हैं, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें सहज क्रिया में, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, नींद आ रही है तो सोओगे, सब कैसी क्रियाएं? सहज क्रियाएं हैं जो हमेशा होती हैं। इसके बाद एक होती है अनुक्रिया। कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप क्रिया करते हैं, जब आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वह क्रिया कैसी कर रहे हैं? क्रिया जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो, क्रिया जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो, तो इसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया। फिर होती है प्रतिक्रिया। जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी आप, वैसे प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया के बदले क्रिया, कि ये क्रिया के बदले क्रिया। मतलब अगर किसी ने एक थप्पड़ तुम्हारे मारा, तुमने तुरंत दूसरा उसके दे दिया। किसी ने तुमसे प्यार से बात की, आपने उससे प्यार से बात की। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों? प्रतिक्रिया हैं। लेकिन आप प्रतिक्रिया कहीं और भी करते हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति भी तो प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? लक्ष्य के प्रति भी क्या होती है? प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर समझना, इसीलिए मनोविज्ञान में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया दोनों की जगह एक ही वर्ड मिलेगा, क्या? रिस्पॉन्स। ज़्यादातर क्या यूज हुआ है? रिस्पॉन्स। इसलिए अनुक्रिया लिखाओ कि प्रतिक्रिया लिखाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। वापस आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया लिखी है, क्रिया के बदले क्रिया। इसने इसको घुसा मारा, इसने इसको मारा, बात बराबर। इसने हाय बोला, इसने हेलो बोला, बात बराबर। ये क्या आपको प्रतिक्रिया समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रतिक्रिया देखिए आपके सारे संशय मिटा देगी।
टीचर पढ़ा रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, बच्चा उस पर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। टीचर जब कुछ कह रहा है तो वो बता रहा, हमको आता है, ये क्या है, रिस्पॉन्स करना है। और ये भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी चीज़ें हमने आपको समझाई दी कि अनुक्रिया सहज क्रिया क्या होती है। सहज क्रिया से अक्सर प्रश्न पूछ देता है, 4 बातें लिख देगा, बताइए इनमें से कौन सी सहज क्रिया है। समझ लेना जो अपने आप हो रही है वही क्या है, सहज क्रिया है। तो ये समझ में आया। इन्होंने कहा कि काम धीमे धीमे होता है। अब संज्ञानवादी सिद्धांत कहता है कि संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या समाधान पर जोर, ये चीज़ें अधिगम कराती हैं। यानी इनका कहना है कि सबसे पहले आपको संवेदना होती है, क्योंकि इनका पूरा पूरा अधिगम किस पे डिपेंड है, समस्या समाधान। ये कहते हैं कि जीवन में समस्या आती है, आप उसका समाधान करते हैं, यही अधिगम है। ठीक है, यानी आप जो कुछ कर रहे हैं वो समस्या समाधान के लिए कर रहे हैं जीवन में, और कुछ नहीं। बहुत लोगों पर तो सटीक भी होती है, खासकर हमारे बेसिक शिक्षकों पर तो बिल्कुल सटीक होती है। हाल फिलहाल में जो कर रहे हैं वो क्या, समस्या आ गई है उसके समाधान के लिए कर रहे हैं, तो उनको तो संज्ञानवादी ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये यंत्रवत नहीं होता है, सिर्फ अधिगम मानव कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। अधिगम अचानक होता है। अब यही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ना कि अचानक कैसे, तो अभी आपको पता चलेगा। अधिगम समस्या समाधान करना, ये जो लाइन लिखी है ये सबके उत्तर देती है। अधिगम क्या है, समस्या समाधान। कैसे, ये 5 इंद्रियों का कॉन्सेप्ट देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्राणी के पास 5 इंद्रियां हैं। कौन सी, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, और स्वाद लेने के लिए जीभ है, और त्वचा है। त्वचा पर भी तो संवेदना होती है। अब यहाँ समझना, संवेदना होती है, सबसे पहला चरण क्या है, संवेदना होती है। इसको आप समझना कैसे होता है। जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, आप आराम से लेटे सो रहे हैं, ऐसे आपने हाथ भी अपने रखे हैं, और अचानक क्या हुआ कि आपके ऊपर एक सर्प बैठ गया आकर के। अब सबसे पहले क्या हुआ, आप तो सो रहे थे, सबसे पहले आपको संवेदना हुई कि कुछ तो सीने पर है। ठीक है, पीछे से समझ रहा, सबसे पहले संवेदना। संवेदना होने के बाद मस्तिष्क नाम पहचानता है या व्याख्या करता है। अब क्या होगा कि आप तुरंत पहचानोगे कि भैया कौन हो सकता है, क्या ये कोई रस्सी है, क्या ये कोई व्यक्ति है ना, ये तमाम चीज़ें आएंगी। अब जो संवेदना है वो आपका दिमाग तक जाती है। ये कहाँ जाएगी संवेदना, आपके ब्रेन में पहुँचेगी। अब ब्रेन इसका या तो क्लियर कट नाम बता देगा कि ये फला आदमी बैठा है, बहुत लोगों के बैठने के तरीके से, चांटा मारने के तरीके से बता ये फलाना, या फिर क्या करेगा, व्याख्या कर देगा कि ये कुछ ऐसा है जो चिकना सा है, मुलायम सा है, और आपके सीने पे रखा है, हमें लग रहा सांप हो सकता है। दिमाग बताएगा, ब्रेन बताएगा, या तो क्लियर कट नाम दे देगा या तो व्याख्या कर देगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब समझना फिर क्या होगा, यही प्रत्यक्षीकरण है। अब आप समस्या से क्या हो गए, प्रत्यक्षीकरण हो गए, आपको क्लियर आ गई कि समस्या क्या है, कि भैया सीने पे सांप बैठा है। अब आप कहाँ तक, प्रत्यक्षीकरण। फिर आएगा संज्ञान। अब आपको संज्ञान मतलब जानकारी, नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज हो गई कि मेरे सीने पर सोते हुए एक सांप बैठा है, जहरीला है, अगर हिले डुले तो ऐसा जो है मुंह पे चुम्मी देगा कि काम तमाम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, समस्या समाधान। अब आपके पास समस्या समाधान आएगा कि भैया चुपचाप लेटे रहो, वो चला जाएगा, उससे कौन सी हमारी दुश्मनी। दूसरा, अचानक पलट जाओ, नीचे गिर जाएगा। अब दिमाग में तमाम तरीके क्या आएंगे, समस्या के समाधान। तो ये संज्ञानवादी कहते हैं कि इसी तरीके से अधिगम होता है। अब ये तो अधिगम अचानक ही हुआ ना कि पलट गए, तो ये कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है। तो ये 5 इंद्रियों का कॉन्सेप्ट देते हैं, इनकी अपनी एक पूरी थ्योरी है। आपको क्रमिक समझ में आया कि व्यवहारवादी क्या है और संज्ञानवादी क्या है। अब हम क्या करेंगे, पहले पढ़ना चालू करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत को। ठीक है, तो चलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत की तरफ। तो देखिए व्यवहारवादियों के क्या क्या सिद्धांत हैं।
उसको देखते हैं। तो व्यवहारवादियों में सबसे पहले एक लोग हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। अब इनका नाम आपको थॉर्नडाइक भी मिलता है और इनका एक नाम आपको मिलता है थॉर्नडाइक, मतलब नाम वही है, बस कोई थॉर्नडाइक कह रहा है, कोई थॉर्नडाइक कह रहा है। तो आपकी किताब में थॉर्नडाइक लिखा है तो ऐसा ना समझना कि हमने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, नाम वही है। तो क्लियर हो गया ये कौन है, थॉर्नडाइक है। अब थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जान लेनी जरूरी हैं। ये व्यवहारवाद के बहुत अच्छे एक सिद्धांतवेत्ता हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मनोविज्ञान के बारे में। देखिए क्या क्या है। ये पहले मनोवैज्ञानिक पशुओं पर प्रयोग किया। पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने, यहाँ एक शब्द मिस्टेक किया है, जिन्होंने पशुओं पर प्रेम किया। ठीक है, आप एक मिनट जरा रुकिए। चलिए, तो ये पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है, पशुओं पर प्रयोग किया। इन्होंने पशुओं पर कर करके बताया कि अधिगम कैसे होता है, क्रिया कैसे होती है। इसी वजह से इनको पशु मनोवैज्ञानिक का जनक कहते हैं। तो आप याद रखेंगे थॉर्नडाइक क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये पहले व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पशुओं पर काम किया। ठीक है, इन्होंने पशुओं पर कार्य किया या प्रयोग किए। अच्छा, इसी वजह से इनको पशु मनोविज्ञान का, आप समझ रहे हैं, इनको पशु मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या हुए, पशु मनोविज्ञान के जनक हुए, पशु मनोविज्ञान के जनक हैं। ये दो बातें याद हो गई, दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं। दो प्रकार से इन्होंने बताया कि आप क्या करें, इनके दो नियम हैं थॉर्नडाइक के, और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी आप समझिए इनके दो प्रकार के नियम हैं, सभी इनको बांट सकते हैं। पहले इनका जो हिसाब किताब था वो प्रकार्य संप्रदाय में था। इनका कौन सा संप्रदाय था, प्रकार्य संप्रदाय था। बाद में ये किस में आ गए, व्यवहारवाद से जुड़ गए, और इसके बाद इन्होंने व्यवहारवाद में ही अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इनमें पहले प्रकार के नियम है प्राथमिक नियम, या इसी को कहते प्रधान नियम, या इसी को कहते मुख्य नियम। दूसरे गौण नियम या द्वितीयक नियम। तो समझना ये नियम क्या है, ये नियमों के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक के जो सभी नियम हैं, समझना ध्यान से कि थॉर्नडाइक के जो सभी नियम हैं, इन नियमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे सीखने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, है ना। फिर इनके गौण नियम आते हैं। तो इनके दो नियम हैं, दो नियम मतलब दो प्रकार हैं नियमों के। पहले प्रकार में सभी ऐसे नियम शामिल हैं जो जिनको हम कहते हैं प्रधान नियम। ठीक है, प्रधान नियम, इसमें कई प्रकार के नियम शामिल हैं। अब प्रधान नियम कह लो या मुख्य नियम कह लो या प्राथमिक नियम, बात एक ही है। दूसरा इनका प्रकार है जो कहता है द्वितीयक नियम या गौण नियम। इसमें भी कई प्रकार के नियम हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इनके कौन से नियम हैं। आज हम इनके प्रधान नियम पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अक्सर भूल जाते हैं ये कहना कि आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या नियम दिए। ये नियम यहाँ हमारे पास स्लाइड में नहीं है, हम आपको लिखकर बता दें। तो सबसे पहला नियम है इनका अभ्यास का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है, अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है इनका, ये सभी नियम एक ही स्लाइड पे समझ में आ जाएंगे, इसी वजह से हम इनको एक ही बार में लिख दे रहे हैं। दूसरा नियम है इनका तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम आपको समझ में आया क्या है, तत्परता का नियम। इसी में आप देखेंगे इनका तीसरा नियम है, वो है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। तो इन सभी को हम एक साथ समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इनका
अभ्यास का नियम क्या है? तो इसके लिए समझना, इन्होंने कहा कि यदि कोई प्राणी उद्दीपक को पाने के लिए, अब समझना उद्दीपक क्या है, वह लक्ष्य है जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। उद्दीपक की प्राप्ति हेतु, ठीक है, प्रतिक्रिया करता है, या अनुक्रिया भी लिखा हो सकता था, लेकिन प्रतिक्रिया ज़्यादा सही वर्ड है। यानी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। और उद्दीपक की प्राप्ति कर लेता है, और उद्दीपक की प्राप्ति कर लेता है। तो अब क्या होगा इसे देखना, कर लेता है तो प्रतिक्रिया यानी आर, प्रतिक्रिया व उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस, यानी एस के मध्य एक अनुबंध बनता है। अनुबंध मतलब क्या है, एक बॉन्ड बनता है, एक अनुबंध बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये क्या है, बॉन्ड। अब यहाँ से इनका नियम चालू होता है कि इन्होंने इसमें समझाया क्या। इनका कहना ये था कि यदि प्रतिक्रिया जो आर है वो बार बार दोहराई गई है, समझना, प्रतिक्रिया बार बार दोहराई गई है, ठीक है, दोहराई गई है, तो जो बॉन्ड यानी जो अनुबंध, जो बंधन बन रहा है, जिसे आप कहें क्या, अनुबंध, या क्या कहें कि बंधन, या इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड, बी फॉर बॉन्ड, बंधन, वह मजबूत बनेगा। कैसा बनेगा, मजबूत बनेगा। यानी अभी ऊपर के दोनों नियम थोड़ी देर के लिए हम हटा दे रहे हैं। यानी यदि जो आर है और जो एस है, इनके बीच जो बॉन्ड है वो मजबूत बनेगा। क्या बनेगा, मजबूत बनेगा, यानी अधिगम बहुत अच्छा होगा। अर्थात क्या होगा, अधिगम बहुत अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आई, और एक दो उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। अधिगम बहुत अच्छा होगा। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति आप प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं और इसको आपने बस एक बार देखा, कोई मैथ का क्वेश्चन है और उसे आपने बस एक बार प्रैक्टिस किया है। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन आपका पेपर में सही हो जाएगा, इसके कितने परसेंट चांस है? कम चांस है। अगर आपने यही प्रश्न को 20 बार प्रैक्टिस किया है तो क्या होगा, ये प्रश्न आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार करने पर जो बी है वो कमज़ोर रह जाएगा और अधिगम स्थायी नहीं हो पाएगा। और 20 बार या ज़्यादा बार बार किया है तो जो बी है वो मजबूत, यानी बॉन्ड मजबूत बनेगा। किसके बीच में मजबूत बनेगा, अगर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो इनके कहने का मतलब है कि प्रतिक्रिया बार बार करने से आपका जो अधिगम है वो स्थायी होता है।
क्योंकि आर और एस के बीच का बॉन्ड मजबूत हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे ही साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बैटिंग करना सीख रहे हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये बात आप में से किसको पता है? सबको पता है, मोर प्रैक्टिस मोर जीनियस, या मोर प्रैक्टिस मेक जीनियस। ज़्यादा प्रैक्टिस ही है ना। क्या लगता है, विराट कोहली एक बार बल्ला उठाया, ऐसा ऐसा घुमाया, आगे बस हो गया काम? कितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उसके पीछे, है ना। बताते हैं कि एक बार वो प्रैक्टिस कर रहा, कोई मैच खेल रहा था, खबर आई कि पिताजी एक्सपायर कर गए। पूरा मैच खेलने के बाद ही गया। उद्दीपक के प्रति कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स है, तो उसको देखिए कितना बढ़िया अधिगम हुआ है, देखा ना। और ऐसे ही कोई ऐसा ही है तो उसका नहीं होगा इतना अच्छा। अब ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विनोद कांबली। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अब बहुत सारे अवरोध आ गए बीच में, प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया, आर छूट गया, अनुबंध कमज़ोर हो गया, अधिगम अस्थायी हो गया, ऐसा मिला और रह गया। बात क्लियर हो गई ना। तो इन्होंने क्या कहा कि अभ्यास बार बार करते रहने की ज़रूरत है, और अगर अभ्यास कम होगा तो अनुबंध कमज़ोर होगा। यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं कि अगर यदि प्रतिक्रिया कम होगी, यदि प्रतिक्रिया कम होगी तो बंधन या अनुबंध कैसा रह जाएगा? कमज़ोर रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। और क्या होगा? अधिगम स्थायी नहीं होगा, अधिगम स्थायी नहीं होगा। ठीक है, बोलो, बात क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें? यहाँ से देखिए अब हम लोग आगे दूसरा देखेंगे। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। किसी गाने या कविता को बार बार अभ्यास करना हो तो अच्छे से आ जाता है। नए कौशल जैसे गाड़ी चलाना, टाइपिंग, कोई भी खेल सीखने के लिए लगातार क्या अभ्यास करते रहना होता है, तभी आपका बंधन मजबूत होता है। यहाँ कुछ और चीज़ें, अब हम दूसरा वाला नियम दूसरा देखेंगे तो आप इसके साथ मैच कर देंगे, इसलिए आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा नियम क्या है? अच्छा, हालांकि हुआ क्या था कि बाद में शायद 1930 में, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, शायद 1930 है, बाद में जो अभ्यास का नियम है, बाद में अभ्यास के नियम में थॉर्नडाई ने परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, थॉर्नडाई ने परिवर्तन कर दिया था और ये कहा था कि ऐसा सदैव नहीं होता है। और क्या कहा था? ये कहा था कि ऐसा सदैव नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। मतलब इनका कहना ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आर और एस यानी जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ एक बार होगा। जो रिस्पॉन्स है वो कितने बार हुआ? एक बार ही हुआ या कम बार हुआ, लेकिन स्टिमुलस के प्रति उसका जो बॉन्ड बनेगा वो पहली ही बार में एकदम मजबूत बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं ना, बस हमारी क्लास देख लो एक बार, फिर देखो कैसा बॉन्ड बनता है। अब आप बताना जरूर कि बनता है कि नहीं बनता है या कमज़ोर बनता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी ऐसा ही होना चाहिए जो आपको एकदम से याद हो जाए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, आप अगर पिछला अपना समय याद करेंगे तो जो आपने सिर्फ एक बार किए हैं लेकिन हमेशा के लिए याद है ना। जिस क्वेश्चन पे एक बार पिटे हैं वो हमेशा याद है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है उस समय आपकी सभी चेतनाएं उसी जगह कार्य कर रही होती हैं और वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। आप देखिए, आपके आसपास कुछ प्रेमी लोग होते हैं, है ना। अब ये तो आजकल तो क्या है, मोबाइल का दौर आ गया है, तो क्या ही कहें। वो एक शेर है कि मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने कैसे रखते थे कलेजा खत में निकाल कर, है ना।
तो अगर कोई आदर्श प्रेमी है, ऐसे सब नहीं, ये छपरी वाला सिस्टम नहीं, अगर कोई एक आदर्श प्रेमी है और उसके जीवन में उसकी एक कोई प्रेमिका रही है और वो प्रेमिका अब उसके साथ नहीं, उसका कई विवाह, जैसा कि अक्सर होता है प्रेम कम ही सफल होता है। अब इस प्रेमिका ने उसको एक पत्र दिया था, समझना, एक पत्र दिया था जिसमें कुछ उसने अपनी बातें, कुछ मजबूरियां, है ना, बहुत कुछ ऐसा लिखा था। या मान लीजिए इसमें उसने अपने प्रेम को स्वीकृति दी थी, तो ये उसका पहला प्रेम पत्र था और यही उसका अंतिम प्रेम पत्र था। अब इसमें भी समस्या ये थी कि वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने उसे एक बार पढ़ा और जला दिया। अब उसके पास उसने सिर्फ एक बार पढ़ा। अब ये प्रेमी जब अपनी मृत्यु शैया पर हो, समझना, जब ये प्रेमी अपनी मृत्यु शैया पर हो तब उससे पूछा जाए कि बताओ उस पत्र में क्या लिखा था, ये एक एक अक्षर बता सकता है कि क्या लिखा था, क्योंकि उसने पढ़ा सिर्फ एक बार है। तो कभी कभी रिस्पॉन्स ऐसा होता है उद्दीपक के प्रति कि एक बार में ही खट से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तुरंत याद हो गया। ऐसा आपके भी साथ होता है, जब परीक्षा थोड़ी पास आ जाए फिर देखो कैसा एकदम फटाफट प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये बाद में उन्होंने, थॉर्नडाइक ने अपना सिस्टम बदल दिया था। आगे देखते हैं, दूसरा नियम हो गया, इसके साथ उन्होंने एक और नियम जोड़ दिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा एक और नियम जोड़ा जिसको कहते हैं प्रभाव का नियम। ठीक है, क्या नियम जोड़ दिया? प्रभाव का नियम जोड़ दिया। इन्होंने कहा, फिर से वही कहानी बताई कि यदि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके लिए क्या होती है? क्रिया। तो यहाँ हम हल्का सा लिख देते हैं, चूँकि स्लाइड नहीं बनी है, कि उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, समझना, उद्दीपक की प्राप्ति के लिए क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है या अनुक्रिया होती है ना, आर होता है, प्रतिक्रिया होती है और उसी से वो प्राप्त होता है। अब यदि इस प्रतिक्रिया के दौरान, पहली कंडीशन, यदि इस प्रतिक्रिया के दौरान, अब शॉर्ट में लिख दें आर, इस प्रतिक्रिया के दौरान संतोष की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति प्राणी प्रतिक्रिया कर रहा है उसे संतोष की प्राप्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में संतोष की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, जो बंधन है या जो अनुबंध है वो मजबूत होता है। ठीक है, अनुबंध कैसा हो जाएगा? मजबूत बन जाएगा, यानी बॉन्ड कैसा बन जाएगा? मजबूत बन जाएगा। अगर प्रतिक्रिया के दौरान क्या मिल रहा है? संतोष मिल रहा है। यानी देखिए, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको अब साइकोलॉजी में बड़ा मज़ा आ रहा है, समझ रहे हैं, अभी तक नहीं समझ में आ रही थी, अब अचानक समझ में आ रही है, तो अगर आपको अब संतोष मिल रहा है हमसे साइकोलॉजी पढ़ने में, तो एक बार में ही आपका बढ़िया अनुबंध बन जाएगा। क्यों? अब आप उसको एक बार क्या, बार बार पढ़ेंगे, मज़ा आ रहा है, बोरियत नहीं हो रही, पता नहीं चलता कब क्लास पूरी हो जाती है। तो मतलब अगर संतोष मिल रहा है तो अनुबंध कैसा बन जाएगा? मजबूत बन जाएगा। लेकिन अगर संतोष नहीं मिल रहा है, यदि इस प्रतिक्रिया के दौरान, यदि इस प्रतिक्रिया के दौरान संतोष नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं, संतोष नहीं मिल रहा है, भार समझ के पढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो अनुबंध कमजोर रह जाएगा। समझ गए ना बात को? तो अनुबंध कमजोर रह जाएगा, अधिगम बढ़िया नहीं होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? कोई कोई चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, कोई कोई पढ़ने में नहीं मज़ा आता। जैसे हमारी बात की जाए तो हमें बचपन में मैथ उतना अच्छा नहीं लगता था। मैथ वाले घंटे में ऐसे देखते रहते थे, कब टाइम हो, कब टाइम हो, कब ये जाएं, और अगर घंटी बज गई उसके बाद मैथ का टीचर खड़ा है सामने,
तो मतलब वो चीज़ अंदर से आती थी कि अगर हमारे हाथ में जो है शक्ति होती तो हम अभी तुमको श्राप दे देते, तत्काल भस्म कर देते। ऐसी होती है, यानी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही, बंधन कमजोर, अधिगम नहीं। अब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को, यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर नहीं हो रहा है तो संतोष कैसे मिलता है, ये भी बताया। समझना ध्यान से कि संतोष कैसे दिया जाए। अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं, ठीक है ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई बच्चा है और उसकी छोटी छोटी सी उपलब्धियों के लिए आप उसे पुरस्कार देते हैं, ठीक है, पुरस्कार देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसे संतोष मिलने लगेगा। क्या होगा? उसे संतोष मिलने लगेगा। यहाँ से आप बात को समझना, जो आपके मोबाइल वाले गेम हैं वो बिल्कुल यही जो है आप लोगों के साथ या बच्चों के साथ करते हैं। कोई भी गेम ऐसा बताओ जो एक बार में सीधा ख़त्म होता हो। छोटे छोटे स्टेप होते हैं गेम के, वो आपको जीतने की आदत डलवाते हैं। जैसे ही एक स्टेप पूरा किया, ऐसा ज़बरदस्त फूल उड़ेंगे, चिंगारियाँ उड़ेंगी, यू विन, कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब ऐसा लगता है राष्ट्रपति बना दिया है। और फिर बच्चे को वो आदत पड़ जाती है जीतने की, और फिर ऐसे करके वो खेलता चला जाता है। नहीं, एक ऐसा टफ गेम कभी उसे दो जिसे वो पार न कर पा रहा हो, 2-3 बार खेलेगा, छोड़ देगा, संतोष ही नहीं मिला। संतोष सबसे बड़ी चीज़ है ना, कहते ना संतोषम परम सुखम, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। संतोष समझ में आ गया? अच्छा, अगर किसी बच्चे को मतलब अगर क्या हो रहा है, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, प्रशंसा की जा रही है, तो उसको संतोष मिलने लगेगा। अगर किसी बच्चे को दंड दिया जा रहा है, दंड दिया, उसको भय दिखाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस बच्चे को असंतोष मिलने लगेगा और फिर बंधन कमजोर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई ना? यही होगा, ठीक है ना? तो यही बताया। अब एक नियम और बचा है, इसे और देखिए, तत्परता का नियम क्या है। देखिए, तत्परता का नियम क्या कहता है। तत्परता का नियम कहता है कि किसी भी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। आप मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए, तभी काम बनेगा। यानी यहाँ थोंडाइक एक एग्जाम्पल देते हैं कि 10 लोग मिलकर एक घोड़े को, मान लीजिए बहुत बड़ा एक घोड़ा था और उसे 10 लोगों ने रस्सियों से पकड़ लिया, एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, तालाब तक ले जा सकते हैं, परंतु लेकिन 20 लोग मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला सकते अगर वो नहीं पीना चाहता है। पानी नहीं पिला सकते, मतलब क्या समझ में आया आपको कि सबसे पहले जो व्यक्ति अधिगम करना चाहता है उसका मानसिक रूप से तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या बात समझ में आई? फटाफट से लिख देंगे कि जो व्यक्ति अधिगम करना चाहता है, ठीक है, लिखने में समय जाता है और हमारा CBSE वाला मैटर है, उससे भी दिक्कत आती है, इसीलिए आपके लिए स्लाइड बनाते हैं, उससे आसानी रहती है। जो व्यक्ति अधिगम करना चाहता है उसका मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उसका मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है।
मतलब वो तैयार ही नहीं है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल भी टेट से ही जोड़ते हैं। अभी टेट का पेपर चल रहा है, ठीक है। अब जो बीएड वाले हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में कि अगर किसी जो है आपका मित्र है, उनकी दुकान है, पिताजी ठेकेदार हैं, घर में एजेंसी हैं, तो क्यों ही वो मानसिक रूप से तैयार होगा। या अभी जो शिक्षक लोग हैं, अभी देखिए आप बेसिक शिक्षक हैं, अब जो बेसिक शिक्षक हैं इनकी कहानी को समझना। इनमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनके 5 साल से ज़्यादा बाकी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका पूरा हो गया। तो जिनका मतलब 5 साल से कम बाकी है वो क्यों ही तैयारी करेंगे, है ना। तो वो इसकी तो उसमें कोई तत्परता नहीं, कोई उनकी आंतरिक इच्छा नहीं होगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रेरणा नहीं है, जो क्लास नहीं करना चाहते, जो नहीं पढ़ना चाहते। तो क्या उनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी? क्या हम मिलकर उन्हें, जब हम उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं? हम उनको कह दें कि हाँ आओ, हम यहाँ कल्याण अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, आकर हमसे पढ़ लो, तो भाई टेट पास हो जाएगी सर जी। अगर वो अंदर से इच्छा नहीं है उनकी, अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है उसके लिए, वो तो ये भरोसे बैठे कि नहीं हम तो आंदोलन कर लेंगे, आंदोलन करके निर्णय पलटवा देंगे, है ना। हाँ, जो भी जो है गांधी जी के बाद हमारा ही नंबर है। तो फिर क्या हुआ? टेट नहीं निकलेगा, समस्या आ गई ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मानसिक रूप से ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले उद्दीपक को देख चुका है, एक बार टेट का पेपर दे चुका है, तो वो जल्दी आ जाएगा, उसके अंदर प्रेरणा जल्दी आ जाएगी और वो कर लेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? तत्परता का नियम कहते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो भैया, आप लोग 2 काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, भागना नहीं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे लाइक करें, कृपया करके सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हैं, बाकी लोगों का भी तो भला कीजिए, खासकर हमारे जो गुरुजन हैं, है ना, बेसिक वाले, आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिए, बताइए क्लास में आपको क्या कमी लगी, क्या सुधारा जाए, सिवाय हमारे सीबीएसई बैकग्राउंड के, ठीक है। क्या और सुधार आपको चाहिए? अच्छी लगी या नहीं लगी, एक बार हमको बताइए, आगे हम वैसे सुधार करेंगे। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली क्लास में और जानेंगे कि जो थॉर्नडाइक हैं उनके गौड़ नियम क्या हैं, ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे क्या प्रयोग कर डाला, या जो है आगे आप देखेंगे कुत्ते वाला प्रयोग क्या है। तो ये सब चीज़ें आप जो है आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।